चलिए तो आज हम बात करेंगे स्टेट फूड कमीशन की, या जिसे कभी कभी स्टेट फूड प्रोटेक्शन कमीशन भी कह दिया जाता है। राज्य खाद्य आयोग या राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं राइट टू फूड की, भोजन के अधिकार की। ये आपको पता होगा कि 1948 में जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुआ था, एक घोषणा की गई थी 1948 में। एक्चुअली क्या हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वार जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक प्रपत्र तैयार करवाया था जिसमें पूरी दुनिया के लोगों के लिए कुछ राइट्स की बात कही गई थी, जिन्हें कलेक्टिवली ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। और इसके अंदर टोटल मिला के 30 आर्टिकल्स थे, 30 आर्टिकल्स थे। इस डिक्लेरेशन को जब यूएन जनरल असेंबली का मीटिंग होता है या कॉन्फ्रेंस होता है पेरिस में, ध्यान रखना ये पेरिस में हुआ था, तो पेरिस में ही हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। तो इस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को वहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये पेरिस भी आप ध्यान रखना कि पेरिस जो कॉन्फ्रेंस था यूएन का, उसमें इन्हें सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया था और इसे कहा गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन्हें क्या बोला जाता है, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। इस जो डिक्लेरेशन है उसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, जिसमें जो थर्ड आर्टिकल था, तीसरा जो अनुच्छेद था, उसमें राइट टू लाइफ की बात की गई थी, फ्रीडम ऑफ लाइफ की बात की गई थी। लेकिन बड़ी चीज की उसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात की गई थी। भाई आपको आपके शरीर की रक्षा का अधिकार है कि ह्यूमन राइट है। अब हमने कहा कि आपको शरीर की सुरक्षा का राइट दिया गया है, तो शरीर की सुरक्षा में बेसिक नीड इसमें शामिल होती है। भाई आपके लिए शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, जो मिनिमम जो फंडामेंटल नीड है आपकी, वो क्या क्या है। तो उस समय कहा गया भोजन, डेफिनेटली भोजन है। आज के समय में शिक्षा है, आवास है, रोजगार है, ये सब बातें कही गई थी। और आर्टिकल 21 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी राइट टू लाइफ की बात कही गई थी। ठीक है, तो जो भोजन का अधिकार है, राइट टू फूड, वो एक ह्यूमन राइट तो था ही। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे डायरेक्ट राइट टू फूड के रूप में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखा, पर इनडायरेक्टली एक आर्टिकल 21 रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बात की गई थी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भाई प्राण का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आज के समय में यदि हम देखें तो राइट टू फूड एक ह्यूमन राइट के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल में भी वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके लिए मैं एक केस आपको बताना चाहूंगा कि 2001 में एक केस आया था। एक एनजीओ है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। और बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे हमारे राइट्स को इस एनजीओ ने एक PIL के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कराया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस एनजीओ ने 2001 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और उनका कहना यह था कि राइट टू फूड जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है और राज्य सरकारें या केंद्र सरकार जो है वो इस राइट का वायलेशन कर रही है, क्योंकि उनके जो ग्रेन स्टोरेज थे, उस समय जो अनाज स्टोरेज थे, तो उनमें अनाज सड़ रहा था, लेकिन इसके बाद भी भारत में भूख से मौत हो रही थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीओ था उसकी जो पिटीशन है उसे सही माना, उस याचिका को सही माना, उनकी दलीलों को सही माना और उन्होंने 2001 में, ध्यान रखना, राइट टू फूड को आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट घोषित किया। अब ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो गया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आता है जिसमें कहा गया कि अब यदि देश के अंदर भूख से एक भी मौत होती है तो इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें जिम्मेवार होंगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी के डेवलपमेंट के रूप में 2013 में, ध्यान रखना, 2013 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान रखना, ये 2013 में पास किया गया था, नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और इसमें इसका जो सेक्शन 16 था, अच्छा एक चीज ध्यान रखना आप कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर कहीं भी कोई केंद्रीय
एजेंसी या सेंट्रल कमीशन बनाने की बात नहीं की गई थी। मतलब यदि हम बात करें, जैसे अपन अभी डिस्कस किए थे कि इसके अंदर हमें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हमने ऐसी कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं देखी कि राष्ट्रीय खाद्य आयोग जैसी एजेंसी हो। मतलब जो एक्ट है उसके अंदर जो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो राज्यों को सौंपी है, लेकिन केंद्र सरकारों से इस एक्ट के अंदर सुपरवाइज करती है, ठीक है, सुपरविजन करती है उसका। तो ये चीज आपको समझना है कि इसमें कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं है फूड सिक्योरिटी को लेकर, बल्कि ये हर एक राज्य को अपने यहाँ एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 16 के अंदर। तो थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने पास किया, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम कह रहे हैं। इसका जो सेक्शन 16 है उसमें राज्य सरकारों के ऊपर, राज्य के लेजिस्लेशन के ऊपर एक बाध्यता आरोपित की गई है कि हर एक राज्य अपने यहाँ एक फूड कमीशन बनाएगा। लेकिन फूड कमीशन जो बनेगा वो उन उपबंधों के, उन प्रोविजन के अंदर ही बनेगा जो इस एक्ट में दिए गए हैं। मतलब इस एक्ट के बाहर जाके आप उसके संबंध में प्रावधान नहीं करोगे। तो यहाँ दो चीजें आपको पढ़ना है। एक तो हमें ये पढ़ना है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके सेक्शन 16 के अंतर्गत जिन राज्य खाद्य आयोगों के गठन की बात की गई है तो उसके प्रावधान क्या हैं, एक हो जाएगा। दूसरी चीज कि उन प्रावधानों के अंदर रहकर ही राज्य सरकारों को यह ताकत दी गई है कि वो रूल्स बना सकते हैं अपने। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है तो मैं अभी बताऊंगा आगे जाके। तो वो रूल्स बना सकते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के रूल्स अलग हों। तो ये दो तरीके से पढ़ना है आपको। एक तो हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सेक्शन 16 में कौन कौन से प्रावधान है राज्य आयोग के गठन के, ठीक। तो राज्य जो खाद्य आयोग है उसके गठन के प्रावधान हम देखेंगे। और फिर हमें यह भी देखना है कि उन प्रावधानों के अंतर्गत जो रूल बनाए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के संबंध में क्या रूल हैं। तो ये दो टाइप से जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक एक्ट के प्रावधान, दूसरे मध्य प्रदेश राज्य के अपने रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि जो एक्ट है, मतलब जो 2013 में एक्ट बनाया गया है उसके प्रावधान क्या है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के बेसिक्स, जो बेसिक फैक्ट हैं या बेसिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग है उसकी प्रकृति सांविधिक है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। दूसरा कि इसे वो सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। जो 1908 का 1908 का जो सीपीसी एक्ट जो है, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड जो है, उसमें जो भी सिविल न्यायालय को शक्तियां दी गई हैं वो इस आयोग को शक्तियां पूरी प्राप्त होंगी। इस आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का स्थापना या गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 21 जुलाई 2017 को। और किस एक्ट के अंदर, 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गठन किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने कहा आयोग हर साल अपना एक प्रतिवेदन देता है, एक रिपोर्ट देता है, तो वो राज्य सरकार को दी जाती है। राज्य सरकार इसे विधानसभा में रखती है। इसके बाद में इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो राजकिशोर सवाई थे, लेकिन अभी जहां तक मुझे पता है 2020 में ये रिटायर हो गए थे। तो अभी शायद ये ऑफिस वेकेंट है, क्योंकि 2022 में हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगाई थी, उस समय अध्यक्ष का पद 2 साल से वेकेंट था। तो मुझे लग रहा है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कि अभी भी इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है, ठीक। और यदि आप देख लीजिएगा इसमें यदि कोई नई नियुक्ति, लेकिन ये तो कंफर्म है कि राजकिशोर जो सवाई हैं वो 2020 में रिटायर हो गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट थे। अपन इस चीज पर आते हैं कि अभी मैं आपको पहले बता रहा हूं कि एक्ट के अंदर जो एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके सेक्शन 16 में जो खाद्य आयोग गठन करने की जो उत्तरदायित्व दिया गया है राज्य सरकारों को, तो उसमें क्या प्रोविजन है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश ने क्या कर रखा है, ठीक। तो पहले अपन ओवरऑल देखते हैं, संरचना की बात करते हैं। तो इस एक्ट के अंदर राज्य सरकारों को कहा गया है कि राज्य सरकार एक खाद्य संरक्षण आयोग का गठन करेंगी या खाद्य आयोग का गठन करेंगी, जो टोटल मिला के 7 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें एक अध्यक्ष होगा, इसके बाद में 5 अन्य सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। इसे सदस्य सचिव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो टोटल 7 सदस्य हैं, लेकिन इन 7 सदस्यों में कम से कम 2 होना चाहिए महिलाएं। ध्यान रखना, इनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी इन 7 में मिला के। इस 5 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अध्यक्ष हो, 5 सदस्य
सदस्यों या मेंबर सेक्रेटरी सातों को मिला के इन सात में कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए और साथ ही कम से कम एक एससी और एक एसटी का मेंबर होना जरूरी है। तो 7 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं, एक एससी और एक एसटी का सदस्य होना जरूरी है, इस एक्ट में कहा गया। अच्छा, मैंने जो आपको कल बताया था महिला आयोग के बारे में, तो महिला आयोग में भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश जो राज्य महिला आयोग है उसमें एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी मेंबर होना जरूरी है। वो महिला आयोग की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। इसमें 2 महिलाएं, एक एससी और एक एसटी का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा योग्यताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इन जो अध्यक्ष है 5 सदस्य हैं और सदस्य सचिव के लिए योग्यताएं क्या होती हैं। तो ध्यान रखना एक्ट क्या कह रहा है। पहले हम नेशनल एक्ट की बात कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात। ध्यान रखना अध्यक्ष कौन होगा, तो सीधी सीधी बात है, ये एक्ट के अंदर सेक्शन 16 के अंदर लिखा हुआ है कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो या तो अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य रहा हो या केंद्र या राज्य की दूसरी सिविल सर्विसेज में है या रहा है। ध्यान रखना वहां से अखिल भारतीय सेवा में हो भी सकता है और रहा भी हो, मतलब रिटायर्ड भी हो, तो वो दोनों कंडीशंस हैं इसमें, तो वो हो, लेकिन साथ ही साथ उसे सिविल आपूर्ति, कृषि, पोषण, स्वास्थ्य इन क्षेत्रों में नीति बनाने या उससे संबंधित प्रशासन का अच्छा खासा नॉलेज हो और साथ ही साथ एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो इस योग्यता को धारण करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या यदि ये योग्यता धारण नहीं कर सकता तो दूसरी योग्यता जिसके आधार पर अध्यक्ष बन सकता है कि वो सार्वजनिक जीवन में एक ऐसा विख्यात व्यक्ति हो, एक ऐसा एमिनेंट पर्सन हो जिसे कृषि, एग्रीकल्चर, लॉ, ह्यूमन राइट्स, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड पॉलिसी बनाने का अच्छा खासा अनुभव हो, साथ ही संबंध में अच्छा खासा ज्ञान हो। मतलब जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष हमेशा सिविल सर्विस से ही आए, ये ध्यान रखना। पब्लिक लाइफ से भी आ सकते हैं, सार्वजनिक जीवन से भी आ सकते हैं, पर उनके लिए ऐसा विख्यात व्यक्ति होना चाहिए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा खासा ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया हो। ठीक है, यदि ये योग्यता नहीं तो एक और योग्यता है, तीसरी योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा खासा प्रमाणित रिकॉर्ड है, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी है कि उसने ये काम किए हैं। कौन से काम किए हैं? गरीबों के खाद्य और पोषण संबंधी जो अधिकार हैं उन्हें प्राप्त करने में और उन्हें उनमें सुधार करने में उसने अच्छा खासा काम किया हो और इस संबंध में उसका रिकॉर्ड प्रमाणित हो। ध्यान रखना, उसने जो कुछ भी काम किया हो वो ऑथेंटिक हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब समझ में आया आपको कि जो स्टेट फूड कमीशन है, कोई भी स्टेट का जो फूड कमीशन बनेगा उसके अध्यक्ष के लिए एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है। तो फर्स्ट वन, या तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज का या वो सेंट्रल या स्टेट के अंदर किसी भी सिविल सर्विस का या तो सदस्य हो या रहा हो, लेकिन साथ ही उसे एग्रीकल्चर, लॉ, न्यूट्रिशन और जो हेल्थ, एजुकेशन इन सब में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जो हमने पहले देखा था, अथवा और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, विख्यात व्यक्ति जिसे अच्छा खासा मानव अधिकार, विधि, समाज सेवा, प्रबंधन आदि का नॉलेज हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीबों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारी को प्राप्त करने में अच्छी खासी मदद की हो, उनके सुधार के लिए उसके पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड हो। तो इन तीन में से कोई एक क्वालिफिकेशन पूरे करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार नियुक्त करेगी। ठीक, सदस्य की हम बात करें तो टोटल मिला के 5 सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्यों में ध्यान रखना जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए भी यही योग्यता है। क्या योग्यता है? कि वो या तो अखिल भारतीय सेवा के, अथवा ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो हमने बात की थी अखिल भारतीय सेवा, यही वाली जो योग्यताएं हैं ये किस में लागू होती हैं? ये सदस्य में भी लागू होती हैं। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के एक्ट में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ठीक है, यदि ये योग्यताएं रख रहे हैं कोई व्यक्ति तो उन्हें भी सदस्य बनाया जा सकता है। इसके बाद हमने कहा कि जो सेक्रेटरी मेंबर होगा, सेक्रेटरी मेंबर कौन होगा? तो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उस राज्य सरकार के अधीन काम करने वाला कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, ध्यान रखना एक्ट में लिखा हुआ है कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का वो ऑफिसर होना चाहिए। उसकी पोजीशन, डेजिग्नेशन एटलीस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी, मतलब जिसे संयुक्त सचिव कहा जाता है, तो उस लेवल का वो अधिकारी होना चाहिए कम से कम। इसका मतलब ये है कि यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी रख सकती है, हो सकता है कोई राज्य सरकार चाहे तो सेक्रेटरी पे भी जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश का जो एक्ट बना है उसके अंदर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर की बात की गई है मेंबर सेक्रेटरी के लिए। तो ठीक है,
ये बन सकता है उसके लिए। अब हमने कहा कि इनका टेन्योर कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो एक्ट में सीधा लिखा हुआ है कि चाहे अध्यक्ष हो अथवा सदस्य हो। ध्यान रखना, मैं मेंबर सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अध्यक्ष और सदस्यों की बात कर रहा हूं। मतलब इसके कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो ये है 1 + 5 + 1, तो ये चेयरमैन हो जाएगा, ये हो जाएंगे मेंबर्स और ये हो जाएगा मेंबर सेक्रेटरी। तो ये अध्यक्ष और मेंबर्स की यदि टेन्योर की बात करें तो ये होता है 5 साल अथवा 65 साल की आयु जो पहले पूरा होता है। ये सभी अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर रीअपॉइंट हो सकते हैं, पर ध्यान रखना किसी भी स्थिति में ये 65 साल की एज के यदि अधिक हो जाते हैं, 65 साल की एज पूरी कर लेते हैं, तो वैसी कंडीशन में ये सदस्य नहीं बन सकते हैं। हाँ, ये रीअपॉइंट अपने पद पर हो सकते हैं। अब हमने बात कहा कि मेंबर सेक्रेटरी का टेन्योर कितना होता है, तो मेंबर सेक्रेटरी का टेन्योर एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि चलो ठीक है, ये कोई आईएएस मेंबर सेक्रेटरी तो हमेशा ध्यान रखना सिटिंग ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी होता है, मतलब वो रिटायर्ड नहीं होता, ध्यान रखना वो सिटिंग होता है। तो सिटिंग है, तो हमने कहा कि कोई आईएएस है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी का आईएएस है जो किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो उसे डेपुटेशन पर कहां डाल दिया जाएगा, उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी किसके अंदर, ये फूड कमीशन के अंदर। और इसके बाद में डेपुटे हमने कहा कि कल को वहां से उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो उसका उतना ही टेन्योर होगा। मतलब यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी का कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं है, वो डेपुटेशन पर आते हैं किसी विभाग से, उतने टाइम में फूड कमीशन के अंदर काम करते हैं, और फिर यदि उनका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाता है डिपार्टमेंट में, तो फिर जो नया आएगा वो उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। ठीक, तो ये है एक और चीज कि अब हमने ये कहा, एक और चीज ध्यान रखना कि ये तो हमने कहा कि एक्ट ने, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसने कुछ क्वालिफिकेशन सेट कर दी हैं, ठीक है, कुछ टेन्योर। लेकिन इसके बाद में हमने कहा ठीक है, उन्होंने कह दिया कि ये क्वालिफिकेशन होंगी, प्रोसीजर क्या होगी, अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर क्या होगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, तो ये सब रूल्स बनाने की जिम्मेदारी इस एक्ट के अंदर दे दी गई है राज्य सरकारों पर। मतलब किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगी, ये राज्य सरकार तय करेगी। तो ये अभी बताने वाला हूं आपको मध्य प्रदेश का एक्ट, उसमें मैं काफी डिटेल में बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश जो स्टेट फूड कमीशन है उसकी प्रोसीडिंग्स कैसी है और उसके क्वालिफिकेशंस कैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या समय के पहले, ध्यान रखना, क्या उनके कार्यकाल के खत्म होने के पहले उन्हें अपने पद से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। राज्य सरकार उन्हें कभी भी अपने पद से अलग कर सकती है। किस आधार पर कर सकेगी? ध्यान रखना, अध्यक्ष को भी और किसी भी सदस्य को हटा सकेगी। तो वही सब कुछ जो हम पढ़ते आए हैं कि वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, वो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं है, वो किसी एक ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए हैं जो राज्य सरकार की दृष्टि में नैतिक पतन से संबंधित अपराध है, एक ऐसा वित्तीय अपराध किया है, मतलब उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई वित्तीय हित अर्जित किया है, ठीक है, उसके लिए भी हटा दिया जाएगा। या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो उनकी पद की गरिमा, मतलब जो पद का उत्तरदायित्व है, लोकहित, उसके प्रतिकूल में जाकर कोई काम किया हुआ है, तो ठीक है, तो ऐसे इन आधारों पर उन अध्यक्ष अथवा सदस्यों को अपने पद से हटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2013। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 16 के अंदर जो स्टेट फूड कमीशन है उसके बारे में किए गए प्रोविजंस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, ये एक अलग बात है कि उन्हें हटाने के पहले उनका पक्ष भी सुना जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बात की है 2013 का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके सेक्शन 16 के अंदर किए गए प्रावधानों की। ठीक है, इन्हीं प्रावधानों का प्रयोग किया स्टेट गवर्नमेंट ने, और 21 जुलाई, अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज में ही कि 21 जुलाई, ये डेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ये देखिएगा, ये 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश में स्टेट फूड कमीशन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो हम उसके प्रोविजन देख लेते हैं। अब उसके लिए जो रूल बनाए वो भी सरकार ने तुरंत बना दिए थे, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कही गई हैं मैं ये बता रहा हूं इसके कंपोजिशन के बारे में। अब यहां पर क्वालिफिकेशन थोड़े से चेंज होंगे क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया एक्ट सेट कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश ने क्या किया है उस मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखना, सबसे पहले हमने कहा कि इसका कंपोजिशन किस प्रकार का है, तो वही कि इसमें भी एक अध्यक्ष होगा,
ठीक। इसके बाद में 5 सदस्य होंगे और एक क्या होगा इसके अंदर, मेंबर सेक्रेटरी जिसे हम कह रहे हैं। तो एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। अध्यक्ष, अब यहां पर देख लेते हैं, जो 7 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक, एक सांवैधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी कमीशन है। ठीक है, अध्यक्ष कहां से नियुक्त किया जाएगा? देखना, अध्यक्ष के लिए जो क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा इस पे फोकस करना बाप। हो सकता है अध्यक्ष कहां से आ जाए, अध्यक्ष आ जाए सर्विस से, सेवा से, सिविल सेवा जिसे हम कह रहे हैं। अध्यक्ष सिविल सेवा से भी आ सकता है, सार्वजनिक जीवन से भी आ सकता है। ध्यान रखिए, आपको जो प्रोविजन मैंने बताए थे, या जिसने गरीबों के हित के लिए, गरीबों के पोषण और खाद्य को लेकर, ये अभी मैंने आपको बताया है, कोई उसका रिकॉर्ड रहा है। तो पहले हम सिविल सेवा की बात कर लेते हैं। अब सिविल सेवा में मध्य प्रदेश के आयोग के अंदर 2 तरह से नियुक्ति की जा सकती है। हो सकता है कि वो सिविल सेवा में हो, या हो सकता है कि वो रहा हो। भाई, सिटिंग वाले को भी लिया जा सकता है जो सिविल सर्विसेज के अंदर है, या इसमें किसको भी लिया जा सकता है, रिटायर्ड को भी लिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, यदि किसी ऐसे ऑफिसर को जो वर्तमान में सिविल सेवा में है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए 2 टाइप से क्वालिफिकेशन है। देखना, अब सिविल सेवा में वो 2 टाइप से हो सकता है। तो एक हो सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, और एक हो सकता है वो यूनियन या स्टेट के अंदर आने वाली सिविल सर्विस के अंदर। ध्यान रखना, पहले हम बात कर रहे हैं कि अभी हो या है, सॉरी हो नहीं, ये है अभी वर्तमान में, और रहा है मतलब ये रिटायर्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले कि यदि वो सिटिंग मेंबर है ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर हो सकता है, मतलब आईएएस ऑफिसर हो सकता है वर्तमान में, या वो यूनियन और स्टेट के अंदर किसी सिविल सर्विस के अंदर हो सकता है। भाई, स्टेट की भी तो सिविल सर्विसेज होती हैं। स्टेट की सिविल सर्विसेज में आप दे ही रहे हैं पीएससी, या सेंट्रल की भी सर्विसेज होती हैं, यूनियन की भी सर्विसेज होती हैं, जिनके अंदर सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो ध्यान रखना, यदि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर है, तो यदि वो एक आईएएस है, उसके अंदर सिंपल वो आईएएस है, तो वो आईएएस डायरेक्ट मेंबर बनाया जा सकता है आयोग का अध्यक्ष। ध्यान रखना, सीधा सीधा उसे क्या अपॉइंट किया जा सकता है, आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन यदि वो यूनियन और स्टेट के अंदर सिविल सर्विसेज में है, मतलब वो है सिविल सर्विसेज में लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज से नहीं है, मतलब आईएएस नहीं है वो, तो वैसी कंडीशन में उसे कम से कम सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना जरूरी है, या उसके इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट है। यहां पर सेक्रेटरी रैंक का होना जरूरी नहीं है, ये सिंपल आईएएस चल जाएगा, कलेक्टर चल जाएगा। लेकिन वो यूनियन और स्टेट के अंदर किसी अदर सिविल सर्विसेज में है, ऑल इंडिया सर्विसेज को छोड़कर, तो ध्यान रखना, ऐसे किसी व्यक्ति को जो एटलीस्ट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर हो, उसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। बहुत माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा आप अच्छे से इसे क्लियर कीजिएगा। ठीक, जबकि एक्ट में हमने देखा था कि एक्ट में ये लिखा हुआ था कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर या सिविल सर्विसेज के अंदर, यूनियन और स्टेट के अंदर किसी भी मेंबर को बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे स्टेट एक्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन से थोड़ा ऊपर रखा गया है कि यहां पर तो आईएएस यदि वो है ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो वो मेंबर है तो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन वो यूनियन और स्टेट के अंदर अदर सिविल सर्विसेज में है, तो वो कम से कम किस रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि यदि वो रहा है, इन केस, ये तो है सिटिंग है, मतलब यदि कोई रिटायर्ड ऑफिसर को आपको बनाना है, तो रिटायर्ड ऑफिसर में क्लियर लिखा हुआ है कि चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर हो, चाहे वो यूनियन और स्टेट सर्विसेज के अंदर हो, रिटायरमेंट के समय वो कम से कम सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। ध्यान रखना, रिटायरमेंट में फिर मेंबर नहीं रहेगा यहाँ पे कि केवल आईएएस का मेंबर, बल्कि क्या होना चाहिए, उसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर भी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, या सेंट्रल और स्टेट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अदर सिविल सर्विसेज में उसे सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, तो उसे बनाया जा सकता है अध्यक्ष। ठीक, तो ये तो हमने सिविल सेवा की बात कर दी। लेकिन यदि ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिविल सेवा से लिए जाएं, तो 2 ये प्रोविजन वही है जो एक्ट में लिखे हुए हैं। इसमें हमने देखा था कि कोई सार्वजनिक सेवा जो पब्लिक सर्विस है या पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक सेवा नहीं सॉरी, पब्लिक लाइफ जो सार्वजनिक जीवन है, तो यदि उस व्यक्ति का, ध्यान रखिएगा ये वही प्रोविजन, उस व्यक्ति ने कृषि हो, पोषण हो, हेल्थ हो, समाज सेवा हो, यदि उसमें बहुत अच्छा काम किया और उसे उस चीज का अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान है, तो उसे अपॉइंट किया जा सकता है। ये
अथवा यदि ये नहीं क्वालिफिकेशन है तो ये क्वालिफिकेशन पूरी करने वाला व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकता है। ये वही है जैसा एक्ट में लिखा था कि उसने गरीबों के जो खाद्य और पोषण अधिकार हैं उनके क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हो, सुधार के लिए काम किया हो और इसके बारे में उसका अच्छा खासा प्रमाणित रिकॉर्ड रहा हो। तो ठीक है, तो ये अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 सदस्य कहां से लिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, सदस्य के लिए वही अर्हता है जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब सीधा सीधा जो एक्ट में सीधा लिखा है कि सदस्य ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जो अखिल भारतीय सेवाओं का या संघ और राज्य की सिविल सेवाओं का या तो सदस्य है या रहा है, लेकिन साथ में उसे कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य इस बारे में अच्छा खासा ज्ञान और अनुभव है। या 2 कंडीशंस वही हैं कि वो सार्वजनिक जीवन में विख्यात प्राप्त व्यक्ति है जिसे इसका जो कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा का अच्छा खासा ज्ञान और अनुभव है, या गरीबों के पोषण अधिकारों के लिए। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये योग्यताएं बिल्कुल वही हैं जो कि एक्ट में कही गई हैं, लेकिन थोड़ा सा अध्यक्ष के संबंध में थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार ने चेंज किया है। हालांकि उन्होंने एक्ट के अंदर ही ये चेंज किया था। इसके बाद हम कहते हैं कि सदस्य सचिव की नियुक्ति। ध्यान रखिएगा, एक्ट में लिखा हुआ था कि सदस्य सचिव राज्य सेवा के अंदर ऐसे अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा जो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का हो। लेकिन मध्य प्रदेश ने जो एक्ट बनाया उसमें कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी तो है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने सेक्रेटरी रैंक डाल दिया यहाँ पर। मतलब मध्य प्रदेश के रूल्स के अंदर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर जो रूल बनाया है उसमें सदस्य सचिव एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो राज्य सरकार के, ध्यान रखना, ये इसके लिए वो जो ऑफिसर है वो राज्य सरकार के अंदर काम करने वाला होना चाहिए। मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाला अधिकारी नहीं चलेगा। ये राज्य सरकार के अंतर्गत वो सचिव या सेक्रेटरी रैंक का ऐसा अधिकारी सचिव पद पर नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रखना, इससे नीचे के रैंक का नहीं होगा। जबकि एक्ट में सेक्रेटरी रैंक, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक लिखा हुआ है, हमने सेक्रेटरी रैंक, उन्होंने कहा कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमने सेक्रेटरी कर दिया हमारे एक्ट के अंदर। ठीक है, ये प्रतिनियुक्ति पर आएगा। ये मैं वही बता रहा था कि डेपुटेशन पर आएगा। ठीक है, कोई सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है, सपोज वो नर्मदा वैली जो अथॉरिटी है, नर्मदा रिवर वैली अथॉरिटी जो है प्राधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल, तो यदि वो उसके अंदर, ट्रिब्यूनल सॉरी अथॉरिटी है, यदि वो उसके अंदर हमने कहा कि वो जो सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है तो उसे ट्रांसफर करके कहाँ ले आए, उसे बना दिया सेक्रेटरी मेंबर ऑफ स्टेट फूड कमीशन। तो वो डेपुटेशन पर आएगा। तो उसकी सैलरी ध्यान रखना वही होगी, सैलरी वही होगी जो उसे मिल रही है। ध्यान रखना, जो वहां मिल रही थी वही सैलरी यहां पर मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार सहायक स्टाफ इसे प्रोवाइड कराएगी। ये तो आपको पता है कि इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। इसके बाद में आयोग का बैठक, कोरम और ये समय अवधि वो सब राज्य सरकार इसमें डिसाइड करेगी। एक और बड़ी चीज ध्यान रखना इसमें कि जो अध्यक्ष और सदस्य के वेतन भत्ते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्य के वेतन भत्ते यदि वो सेवारत किसी आईएएस को या जो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को यदि अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका सैलरी वही होगी जो एक्चुअली उसके पहले जिस पोस्ट पर जो है सेक्रेटरी रैंक पर जो उसकी होगी, क्योंकि वो डेपुटेशन पर आया है तो ये तो वही होगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति, ध्यान रखना, यदि वो व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है, मतलब यदि वो रिटायर्ड ऑफिसर को आपने आईएएस ऑफिसर को बना दिया तो उसको तो पेंशन भी मिल रही है, तो उसकी सैलरी राज्य सरकार ने जो सैलरी डिसाइड की है वो दी जाएगी, लेकिन उसमें से पेंशन का जो अमाउंट है वो काट दिया जाएगा। जैसे हमने कहा कि राज्य सरकार ने सपोज इसकी सैलरी जो है वो डिसाइड की है, मान के चलो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती कि 1 लाख उन्होंने सैलरी डिसाइड कर दी सपोज, और उसे ऑलरेडी रिटायर्ड आईएएस और उसे पेंशन मिल रही है 50,000, तो वैसी कंडीशन में उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, सॉरी, उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। क्यों? 1 लाख सैलरी है, उसमें पेंशन का जो अमाउंट है वो घटा दिया जाएगा। ये उनकी सैलरी होगी। हटाने की प्रोसीजर ये वही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पदभार ग्रहण करने से अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक 5 वर्ष की समयावधि तक जो पहले पूरा हो वहां तक रहेंगे। लेकिन जो सेक्रेटरी मेंबर होगा वो कहां तक रहेगा, तो सेक्रेटरी मेंबर के बारे में लिखा हुआ है कि उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के सीधे हाथ में होती है, उसके लिए इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ध्यान रखना है आपको कि उसका टाइम पीरियड उतना होगा जो राज्य सरकार उसके लिए सेट कर देती है, तय कर देती है। यदि उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वो दूसरे विभाग में चला जाएगा। ठीक, एक और बड़ी चीज की हमने कहा था कि भाई इन्होंने क्वालिफिकेशन सेट कर दी, ठीक है,
जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकार को। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से नियुक्तियां होती हैं, थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश में एक विभाग काम करता है, ध्यान रखना, देखना, जैसे कोई अध्यक्ष है या कोई सदस्य है, उसका अपॉइंटमेंट करना है तो राज्य सरकार करेगी, पर कैसे करेगी? तो एक डिपार्टमेंट है एक्चुअली मध्य प्रदेश के अंदर, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये एक डिपार्टमेंट है, फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो होता क्या है, जैसे अध्यक्ष अपॉइंट करना है या सदस्य अपॉइंट करने हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि ये एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेगा, ये एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगा कि भाई अध्यक्ष की जरूरत है या जो मेंबर्स हैं उनकी जरूरत है, जितनी भी वैकेंट हैं ऑफिसेज या पोस्ट, तो उसके रिगार्डिंग ये एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, ये क्वालिफिकेशंस बता देगा कि ये क्वालिफिकेशंस, आप लोग अप्लाई करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे तो एक कमेटी बनेगी। देखना कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनेगी? कमेटी बनेगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जो प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी होगा उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, और इस कमेटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कुछ डिपार्टमेंट्स है जैसे हमने कहा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट है, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा ये खुद फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका। एक लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट है। तो इनके जो सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी हर एक डिपार्टमेंट के, तो वो भी उसके मेंबर्स होंगे, लेकिन उसे प्रिसाइड कौन करेगा? उस कमेटी को अध्यक्षता करेगा चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो नामों पर विचार करेगी, और जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं, जैसे हमने कहा कि 3 के लिए हम निकालते हैं, एक अध्यक्ष का पद वैकेंट है और 2 मेंबर्स का, तो एप्लीकेशंस आएंगे, तो उन एप्लीकेशंस को वो इंक्वायर करेगी, उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगी, और इसके बाद में जो भी सुटेबल कैंडिडेट उसे लग रहा है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट लग रहा है, तो 3-3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। फिर ये पैनल भेजा जाएगा, ये नामों की सिफारिश की जाएगी राज्य सरकार को। राज्य सरकार जरूरी नहीं है कि इन्हीं तीनों नामों में से किसी को मेंबर अपॉइंट करे, यदि राज्य सरकार की नजर में कोई और मेंबर है तो वो कर सकती है, लेकिन इन 3 में से सरकार चाहे, राज्य सरकार, तो किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है, अध्यक्ष या सदस्य, जो भी ऑफिस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये मैंने आपको जो फूड कमीशन है, मध्य प्रदेश फूड कमीशन हो या फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, उसके बारे में बताया है। मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखना है। गठन कब किया गया है? तो गठन किया गया है 21 जुलाई 2017 को। ठीक, ये एक डेट याद रखना है। एक्ट कब पास हुआ? 2013 को पास हुआ था। जो कंपोजिशन है तो 1+5+1 का कंपोजिशन है। क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन में एक्ट में स्पेशली जो चेयरमैन है उसके लिए क्वालिफिकेशन या मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन एक सी है, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो चेयरमैन है उसके लिए क्वालिफिकेशंस में थोड़ा सा क्राइटेरिया अपनी तरफ से भी सेट कर रखा है रूल्स के अंतर्गत। ठीक, और बाकी सेक्रेटरी मेंबर होता है, टेन्योर 5 इयर्स का होता है, या 65 एज जो पहले कंप्लीट हो जाती है रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 65 साल से ऊपर नहीं हो सकता। सदस्य या अध्यक्ष को राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है। कुछ ग्राउंड्स मैंने बताए थे, उन ग्राउंड्स के बेस पर, लेकिन हटाने के पहले उनकी बात अच्छी तरह सुनी जाएगी, मतलब उन्हें उनका फेवर सुनने का भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, जो मुख्यालय है वो भोपाल में है फूड सिक्योरिटी का। ठीक, ओके, चलिए, तो फिर इसके बाद अपन कल फिर एक नया आयोग पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।